भैया, मैं बैंक में पैसे जमा करने आया हूँ। पैसे? किसके? तेरे? छोटू, यहाँ 10-20 रुपए जमा नहीं किए जाते, भाग यहाँ से। फटे कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, कंधे पर गंदी सी पोटली। बैंक के गेट पर खड़ा वो बच्चा किसी को भी ग्राहक नहीं लग रहा था। गार्ड ने ऊपर से नीचे देखा और तुरंत हाथ बढ़ाकर बोला, ए, बाहर जाओ, यहाँ मत खड़े रहो। बच्चा घबरा गया लेकिन भैया, रुका नहीं। मैं बैंक धीमी में आवाज पैसे में जमा बोला, करने भैया, मैं बैंक में पैसे जमा करने आया हूँ। जा अंदर देख ले, पर लाइन में मत घुसना। के अंदर ऐसी की ठंडी हवा थी और बाहर की गरीबी से बिल्कुल अलग दुनिया। बच्चा काउंटर के पास पहुंचा। मुझे पैसे जमा करने हैं। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने उसकी पोटली की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, इसमें कितने होंगे? 100? 200? दूसरे काउंटर से आवाज आई, अरे पहले असली ग्राहकों का काम निपटाओ। बच्चे को किनारे बैठा दिया गया। वो बच्चा पोटली सीने से लगाकर बेंच पर बैठा रहा। हमने डर बढ़ता जा रहा था। वो खुद ही उठकर फिर काउंटर पर आ गया। आंखों में आंसू थे। मैडम, प्लीज पैसे जमा कर लीजिए। अगर ये खो गए तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे। इस बार कर्मचारी झल्ला गई, अरे ठीक है, खोलो पोटली, देखते हैं क्या लाया है। जैसे ही पोटली खुली, कमरे की हवा बदल गई। पोटली में ऐसा क्या था जो बैंक वालों की भी आंखें पटी रह गई। जाने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। सुबह के 11 बजे थे। उस बैंक के अंदर एसी की ठंडी हवा थी। बाहर की गरीबी से बिल्कुल अलग दुनिया। मैं सूट पहने बिजनेसमैन आ जा रहे थे। बुजुर्ग दंपति जिनके पास शायद फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे, युवा कपल्स जो होम लोन्स के लिए आए थे, और सब जगह सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और पावर की खुशबू। बच्चा धीरे धीरे अंदर घुसा। उसके पैर कांप रहे थे। पोटली को वो सीने से लगाए रखा जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया थी। काउंटर के पास पहुंचा। 3 काउंटर थे, सब बिजी थे। पहले काउंटर पर एक महिला एम्प्लॉय बैठी थी जो एक बड़े आदमी के साथ कुछ पेपर्स पर दस्तखत कर रही थी। दूसरे पर एक पुरुष एम्प्लॉय जो चेक जमा कर रहे थे। तीसरे पर एक लेडी जो सबसे ज्यादा बिजी लग रही थी। बच्चा तीसरे काउंटर के पास खड़ा हो गया। मुझे पैसे जमा करने हैं। उसकी आवाज बहुत छोटी थी। काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने, जिसका नाम था प्रिया, अपनी नजर उठाई। पहले तो उसे ध्यान ही नहीं आया। फिर उसने देखा गंदे कपड़ों में एक छोटा बच्चा एक पुरानी पोटली पकड़े हुए। प्रिया की मुस्कुराहट एक पल के लिए रुकी, फिर जोर से हंस पड़ी। पैसे जमा करने? इसमें कितने होंगे? उसने पोटली की तरफ इशारा किया जैसे कोई खिलौना हो। 100? 200? या फिर 50 रुपए? दूसरे काउंटर से एक आवाज आई, प्रिया, ये बच्चों के लिए खेल का समय नहीं है। अगर कोई असली काम है तो बताई दे, नहीं तो उसे भेज दे। तीसरे काउंटर से भी, अरे बैंक मैनेजर को बताते हैं न कि गरीबों का क्या होगा। ये लोग सिर्फ लाइन बढ़ाते हैं। प्रिया ने अपनी नजर फिर से अपने पेपर्स पर डाल दी। ओके, बैठ जा वहां, जब मेरा काम खत्म हो तो देख लेंगे। बच्चे को एक बेंच पर बैठा दिया गया। वो बच्चा जिसका नाम था राजू, पोटली सीने से लगाकर बेंच पर बैठ गया। हर मिनट उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैंक में लोग आते जाते रहे। कुछ ने उसे देखा और हंसे, कुछ ने सहानुभूति से सिर हिलाया, कुछ ने तो ध्यान ही नहीं दिया। 30 मिनट बीत गए। प्रिया अब भी अपने काम में लगी थी। राजू की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा अगर पोटली हाथ से गई तो सब खत्म। अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास 10 लाख रुपए हैं। पर नहीं, वो हार मानने वाला नहीं था। उसके माँ बाप ने उसे भेजा था, बेटा ये पैसे बैंक में जमा करा दे, घर पर रखना सुरक्षित नहीं है। वो खुद ही उठकर फिर से काउंटर पर आ गया। आंखों में आंसू थे। मैडम, प्लीज पैसे जमा कर लीजिए। मैं बहुत घबरा गया हूं। अगर ये खो गए तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे। इस बार प्रिया झल्ला गई। अरे ठीक है, खोलो पोटली, देखते हैं क्या लाया है। उसकी टोन में अब भी उपहास था, लेकिन एक अधूरी जिज्ञासा भी। जैसे ही पोटली खुली, पूरे बैंक की हवा बदल गई। अंदर से निकले 500 से 500 के करारे सीधे सीधे नोट। 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 100 के बंडल्स। प्रिया की सांस अटक गई। ये तो दूसरे एम्प्लॉइज भी उठकर आ गए। कितने हैं? प्रिया ने तेजी से गिनना शुरू किया। 50, 100, 500, 1000। ये तो 10 लाख। पूरे बैंक में एक अलग तरह की फुसफुसाहट शुरू हो गई। बच्चे के पास 10 लाख? ये कहां से आया? चोर तो नहीं है ना? गरीब दिख रहा है। पर अब हंसी गायब थी। उसकी जगह ले ली थी शक। मैनेजर को तुरंत बुलाया गया। मैनेजर श्रीमती शर्मा, जो अपने ऑफिस में बैठी थी, बाहर निकली। क्या हुआ? मैडम,
इस बच्चे के पास 10 लाख रुपए हैं। श्रीमती शर्मा की आंखें फैल गई। उन्होंने बच्चे को ऊपर से नीचे देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर, जूठी पोटली। तुम्हें ये पैसे कहां से मिले? चोरी किए हैं? किसी से लूटे हैं? राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं मैडम, मेरे। पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। श्रीमती शर्मा ने तुरंत अपना फोन निकाला। पुलिस को बुलाइए। पुलिस आई। थानेदार खुद नहीं आए, 2 कांस्टेबल्स आए। उन्होंने बच्चे की बाह पकड़ी। चल, थाने चलते हैं। राजू सारी रात रो चुका था, अब रो भी नहीं सकता था। मैंने कुछ नहीं चुराया, सच। पर किसी के कान में बात नहीं गई। पोटली और सारे पैसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दिए गए और राजू को पकड़कर ले जाया गया। बैंक के लोग देखते रह गए। कोई नहीं बोला, कोई नहीं रुका। थाने में थानेदार सिन्हा बैठे थे। ग्रम्पी, तेज आवाज वाला आदमी। उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी, बस अपना काम पूरा करना। सच सच बता, वो गर्जा। कहां से चुराए ये पैसे? किसके घर में डकैली डाली? किस दुकान को लूटा? राजू रो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पैसे मेरे अपने? तू जैसे के? हाँ, तूने ही चुराए होंगे। थानेदार ने फाइल खोल दी, लिखना शुरू किया। नाबालिग को चोरी का आरोप। तभी थाने का दरवाजा जोर से खुला। एक गरीब दंपति हांफते हांफते अंदर आए। आदमी, जिसका नाम था नरेश, 30 से 35 साल का, काली पोशाक, मैला चेहरा। औरत मीना, उससे बस थोड़ी छोटी, चिंता से भरी आंखें। हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, नरेश चिल्लाया। ये पैसे हमारे हैं, ये हमारी कमाई है। साथ में आया एक आदमी, बिना जूते का, सूट पहना हुआ, कुछ फाइल्स थामे। एक वकील। पुलिस के चेहरे पर हल्की सी असहमति आई। थानेदार ने तंज कसा। इतने पैसे तुम जैसे लोगों के पास? ये तो चोरी ही होंगे। वकील आगे बढ़ा। उसका नाम था राज वर्मा, एक रिप्यूटेड लॉयर जो उस इलाके के गरीबों के लिए काम करता था। मेरा नाम राज वर्मा है, मैं इस बच्चे का वकील हूं। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेज पर रखे। ये जमीन के कागज है। इनके परिवार के पास उनके दादा के जमाने से एक खेत की जमीन है। शहर की बाउंड्रीज बढ़ने के साथ वो जमीन वैल्यूएबल हो गई। उसका एक हिस्सा बेचा गया है। इन पैसों का सारा हिसाब किताब सही है, टैक्स और सब कुछ दिया जा चुका है। उसने आगे रखे। ये बैंक पासबुक है, ये खरीद फरोख्त के पेपर्स है। थानेदार को अब चुप हो जाना पड़ा। वकील की आवाज सख्त हुई। बिना किसी जांच किए, बिना बच्चे की बात सुने, आपने उसे पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब दिख रहा था, कि उसके कपड़े फटे थे? ये गलत है। थानेदार सिन्हा का चेहरा लाल हो गया। आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, पर बिना प्रूफ के किसी को गिरफ्तार करना, वो भी बच्चे को, ये तो अनफेयर है। थोड़ी देर बाद राजू को छोड़ा गया। थानेदार ने अपनी फाइल फाड़ दी। बैंक के मैनेजर को भी नोटिस दिया गया। गरीबी के आधार पर किसी को शक करना या गलत ट्रीट करना, ये गलत है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बैंक के सारे एम्प्लॉइज, प्रिया से लेकर दूसरे सब, अपनी अपनी जगह शर्मिंदा बैठे थे। अगले दिन राजू अपने माता पिता के साथ फिर से बैंक गया। इस बार पूरा प्रोसेस अलग था। मैनेजर खुद उसे वेलकम किया। बेटा, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत ट्रीट किया। प्रिया ने शर्मिंदगी से सिर झुका दिया। और इस बार जब राजू के पैसे जमा किए गए तो उसे एक स्पेशल सेविंग अकाउंट दिया गया। गरीब पिता अपने बेटे की बहादुरी पर फूला न समा रहा था। मां आंसू बहा रही थी खुशी के। कुछ महीनों बाद उस बैंक में एक नोटिस लगा। अगर हम किसी को सिर्फ उसके कपड़ों से जज करेंगे तो हम गलत करेंगे। गरीबी कोई क्राइम नहीं है। हर ग्राहक, चाहे वो कितना भी गरीब दिखता हो, डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी। उस नोटिस के नीचे एक तस्वीर थी, राजू की, हाथ जोड़े, शांत चेहरा, आंखों में गरिमा। दोस्तों, गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान में नहीं। पैसा बैंक में जमा होता है, दिल में नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे से फैसला करता है, वो अक्सर सच के सामने शर्मिंदा हो जाता है। एक बच्चा जिसके कपड़े फटे थे ने पूरे बैंक को सीख दे गया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि जब तक हम दूसरों को उनके कपड़ों से नहीं, उनके दिल से देखेंगे, तब तक बहुत सी खूबसूरत कहानियां हमारे सामने से गुजर जाएंगी, बिना हम उन्हें देख सकें।